हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज अपने इस वन शॉट वीडियो में हम करने जा रहे हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs ऑन द चैप्टर स्ट्रेट लाइन। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, आज फिर बोलूंगा कि आप अपनी नोटबुक और एक पेन के साथ रेडी रहिए और मेरे साथ ये 15 PYQs अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। और साथ में बीच में जो मैं आपको खुद ट्राई करो प्रॉब्लम्स देता हूं वो भी ट्राई करिएगा। और इस वीडियो के अंत में अपने आंसर्स को टैली करके नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि 20 में से आपके मार्क्स कितने आए। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्रोसीड, शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। तो सबसे पहली काम की बात जो आपके साथ कर लूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय x1 y1 x2 y2 x3 y3 होता है हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और दोनों तरफ क्या भी लगा देना चाहिए सर? दोनों तरफ हमें मॉड्यूलस भी लगा देना चाहिए। सो यहां भी मॉड आएगा, यहां भी मॉड आ जाएगा और इधर भी मॉड आ जाएगा, यानी कि इट इज मॉड ऑफ दिस। इस डिटर्मिनेंट का मॉड्यूलस गिव्स यू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और अगर तीनों ये डिटर्मिनेंट जीरो हो तो ट्राइंगल का एरिया जीरो होता है। अगर ट्राइंगल का एरिया जीरो तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, हम अच्छे से जानते हैं। तो ये रहा पहला सवाल, जेईई मेंस 2021 में आया। क्या कह रहा है? लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यानी कि इन तीनों पॉइंट्स का जो पॉइंट, इन तीनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक ट्राइंगल के साइड्स का मिड पॉइंट्स हैं। यानी कहने का मतलब यह है बंधु कि जैसे मान लो ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के अंदर अपने पास एक ट्राइंगल और बना लेते हैं, ये ठीक है, ये और फिर ये। तो दिस इज इट, ये मिड पॉइंट्स हैं। ये मान लो P Q R और ये A B C। ये जो P Q R हैं वो इन तीनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आपको ट्राइंगल ABC का एरिया बताना है। तो सबसे पहले तो P Q R के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। P Q R के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं किसके साथ? x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस सॉल्व द टू। तो जैसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू आ गई 1। तो हम कह सकते हैं p के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 2। अब x माइनस 2y प्लस 3, इसको सॉल्व करते हैं किसके साथ? इसको सॉल्व करते हैं 2x माइनस 5y प्लस 11 के साथ। तो सॉल्व करेंगे, सपोज मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया, 0 4 y 6 5 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 5 और 5 टू द 10, x की वैल्यू आ गई 7। यानी मैं कह सकता हूँ q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 7, 5। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। तो p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए भाई, q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब बचा r के कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढते हैं। लेट अस फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? x माइनस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। एक लाइन ये और दूसरी लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को फिर से सॉल्व कर लो। तो क्या करें? इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ये गया 7x और 5, 7x x माइनस 10 प्लस 1 2x माइनस 5y। तो 5 से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 7x और माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा भाई, ऐड नहीं। तो माइनस करेंगे तो माइनस का 3x प्लस का 0y और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 2 3, y की वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब r के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 3। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 2, 3 और 7, 5। नाउ इफ आई फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब कई बच्चे इसमें क्या गड़बड़ करेंगे सर, ABC का फिर हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं कैसे? सर इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं सर x2 y2, फिर हम इसको मान लेते हैं x3 y3। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर 1, y1 प्लस y2 बाई 2 बराबर 2। ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ट्राइंगल PQR का एरिया निकालिए
और इसका कितना कर दीजिए 4 टाइम्स, दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको यहां साफ साफ दिख रहे हैं 4 ट्राइंगल, 1 2 3 4, इन चारों का एरिया बराबर होता है, यानी एरिया ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्थ ट्राइंगल। और जो कैपिटल, जो पूरे ट्राइंगल का एरिया होगा वो होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, यानी कि हम कह सकते हैं 4A1 इज इक्वल टू A। तो A1 की वैल्यू, यानी कि बस आप क्या करेंगे, A1 का एरिया निकालेंगे, उसका कितना टाइम्स कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे, सो दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ये छोटी सी बात ध्यान जरूर रखिएगा, रिमेंबर दिस पॉइंट। यस सर। तो बस अब आपको क्या करना है, PQR ट्राइंगल का एरिया लिखना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, अब देखो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हैं सर 1 2, तो 1 2 1 लिखना है पहली रो, 1 2 1। दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हैं सर 7 5, तो 7 5 1। और लास्ट वाले कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3, तो 2 3 1 2 3 1। यस, नाउ लेट अस राइट डाउन द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एरिया क्या होगा, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर ले या माइनस कर लो, ये इसमें से माइनस करोगे तो हाफ 1 2 1 ये आ जाएगा 6 3 0, फिर ये इसमें से माइनस कर दो, यानी हमने क्या किया, R2 गोज टू R2 माइनस R1, और फिर R3 गोज टू R3 माइनस R1, ये दोनों ऑपरेशंस लगा दिए, रो ऑपरेशंस, ताकि दो जीरो बन जाए, ये होगा 1 1 0। तो लेट अस एक्सपैंड इट, एक्सपैंड करेंगे तो आप समझ ही सकते हैं क्या होगा, ये गया और ये गया, तो क्या बचा सर, ये बच गया 6 माइनस 3, तो हाफ इंटू 6 माइनस 3 दैट इज 3/2। तो अब जो ये 3/2 आए, किसका एरिया है, ये एरिया है ट्राइंगल PQR का, यानी कि मैं कह सकता हूं यहां पर अगर मैं लिख दूं ट्राइंगल PQR, सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो है 4 टाइम्स ट्राइंगल PQR, ABC का एरिया 4 गुना है उसका, so therefore the answer would be 4 into 3/2, that is nothing but 6 square units. Therefore the correct answer to this problem would be 6. तो इस प्रॉब्लम में सीखने की क्या मिला कि भैया ये वाला ट्राइंगल का एरिया, इन चारों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है, और इस ट्राइंगल का एरिया पूरे ट्राइंगल का 1/4 होता है। तो चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स अल्फा कॉमा बीटा सच दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स इज 12, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ए पॉइंट जो है जॉइनिंग, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स अल्फा कॉमा बीटा, यानी ए क्या है, वो सारे पॉइंट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा जिनके लिए इस ट्राइंगल का एरिया कितना है 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो अगर ट्राइंगल का एरिया 12 स्क्वायर यूनिट्स है तो मैं कह सकता हूं हाफ मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 5 6 1 3 2 1 अल्फा बीटा 1, ये मॉड्यूलस बराबर होना चाहिए 12 के। और अगर मैं यहां पर 0 बनाने की कोशिश करता हूं तो इसको मैं ऊपर माइनस कर देता हूं, यानी कि R1 गोज टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, और इसी तरह से R3 गोज टू R3 माइनस R2। तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा डिटर्म मॉड्यूलस ऑफ 2 4 0 और 3 2 1, और इधर हो जाएगा अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 2 और यहां फिर 0, और ये डिटर्मिनेंट क्लोज इज इक्वल टू 24। तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को ओपन करता हूं तो ये गया और ये गया, तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू बीटा माइनस 2 और माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 और प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल बी इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। क्यों, मॉड्यूलस हटेगा तो प्लस माइनस 24 आएगा, यानी कुल मिलाकर यह हो गया अपने पास में 2 से उड़ा दो यार, तो अपने पास हो गया माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स अल्फा माइनस 3 और माइनस बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, यानी कि 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो 2 बीटा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई, 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 12
प्लस 4। तो यहां से हमारे पास दो रिलेशंस आ गए, 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। एक तो ये आ गया माइनस का 8 और दूसरा आ गया 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 16। तो दीज आर द टू रिलेशंस दैट वी हैव गॉट। यानी कि जो हमारा अल्फा बीटा है वो लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी जो ए है, ए के अंदर क्या आएंगे, ए के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। यानी मैं कह सकता हूं ए एक ऐसा सेट होगा अल्फा कॉमा बीटा सच दैट अल्फा टू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -8, या फिर 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 16, जहां अल्फा और बीटा दोनों के दोनों कोई रियल नंबर्स होंगे। ये हमारा सेट ए होगा, यानी इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे अल्फा कॉमा बीटा आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हो या इसको सेटिस्फाई करते हो। अब क्वेश्चन क्या कहता है, हमें देन द लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट इन ए, यानी कि ओरिजिन से इन सब पॉइंट्स में सबसे कम दूरी पर कौन सा पॉइंट होगा, कम से कम दूरी कितनी होगी इन पॉइंट्स। क्या कहना चाहता हूं, दोबारा समझ लो, अच्छे से समझ लो। क्या इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे? हाँ सर, वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे और इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। उन सब पॉइंट्स में हमें ओरिजिन से पॉसिबल लेंथ, देन द लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ओरिजिन टू अ पॉइंट इन ए, यानी ए सेट में कोई पॉइंट ए सेट में कोई एक पॉइंट उठा लें तो उसकी दूरी बतानी है मिनिमम ओरिजिन से कितनी हो सकती है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर समझ, दोबारा समझ लो। इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आएंगे, उन सब पॉइंट्स में से ओरिजिन से मिनिमम दूरी कितनी होगी यह बताना है। तो जरा एक चीज समझो, हम कह सकते हैं क्लियरली अल्फा कॉमा बीटा लाई ऑन लाइन, किस लाइन पर लाई करेंगे? 2x माइनस वाई इक्वल टू -8 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। और किसी भी लाइन से ओरिजिन की जो मिनिमम दूरी होती है, किसी भी लाइन से ओरिजिन की मिनिमम दूरी क्या होगी? क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे, अगर अल्फा कॉमा बीटा इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो मिनिमम दूरी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर, ये ओरिजिन है। अब ये वो लाइन है, इसके ऊपर सारे अल्फा कॉमा बीटा इसी के ऊपर लाई करते हैं। एक लाइन ये है और इसी तरह से एक दूसरी लाइन भी है, एक लाइन ये है और एक दूसरी लाइन वो है। तो इसमें ओरिजिन से मिनिमम दूरी पर, क्योंकि जो भी अल्फा कॉमा बीटा होगा वो इसी लाइन पर लाई करेगा, तो मिनिमम दूरी कौन सी होगी ओरिजिन से इन सब पॉइंट्स में? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं यहां P1 निकाल लूं, P1 कितना आएगा ओरिजिन से? सर -8 का मॉड अपॉन रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया? 8/√5। और दूसरे वाले में निकालूं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से 16 अपॉन √5। तो मिनिमम दूरी किस केस में आ रही है सर? इस केस में कितनी आ रही है? 8/√5। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी 3rd। बहुत प्यारा सवाल है। यहां मेन चीज यही समझनी थी कि अल्फा और बीटा जो भी पॉइंट्स होंगे वो सबके सब या तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या तो यानी कि या तो इस लाइन पर लाई करेंगे या फिर इस लाइन पर लाई करेंगे। और दोनों में से जो मिनिमम दूरी होगी, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, वो कौन सा डिस्टेंस होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों लाइंस का हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला और मिनिमम डिस्टेंस यही आया। तो 8/√5 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ एक और काम की बातें कर लें आपके साथ। काम की बात यह है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन हमने यहां लिख रखी है। पहली है जनरल फॉर्म ax + by + c इक्वल टू 0। स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, a और b क्या होते हैं? x और y इंटरसेप्ट। नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा + y sin अल्फा इक्वल टू p। आपको पता होना चाहिए कि ये अल्फा क्या होता है। अल्फा अगर हम किसी लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाएं तो उसका जो लेंथ होगा दैट लेंथ इज p। ये जो लेंथ है वो तो p है और ये एंगल है अल्फा। तो उस केस में लाइन की इक्वेशन आती है x cos अल्फा + y sin अल्फा इज इक्वल टू p। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन दिस केस। अगला पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन x - x1 अपॉन cos थीटा, y - y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r। इसमें भी आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? थीटा, और कहां से पास होती है? x1 y1 से।
तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r, दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। और इसको r के बराबर रखने से क्या मिलता है, इस पॉइंट से r की दूरी पर इस लाइन पर जो भी कोई पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। अगर r पॉजिटिव लेते हैं तो ऊपर की डायरेक्शन में मिलता है, अगर r नेगेटिव लेते हैं तो वो पॉइंट नीचे की डायरेक्शन में मिलता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, तो आइए अगले प्रॉब्लम की तरफ। टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर अलोंग द साइड्स। तो टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की दो साइड्स दे रखी हैं भाई। तो सबसे पहले तो लेट अस ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं भाई। दिस इज अवर पैरेललोग्राम, सुंदर सा बना है थोड़ा, ठीक है, ये बन गया भाई पैरेललोग्राम। तो दिस इज अ पैरेललोग्राम और उसकी दो साइड्स हमें दे रखी हैं, दे आर अलोंग 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, और दूसरी है 7x प्लस 2y इक्वल टू 0। इफ द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज दिस, ये दूसरी डायगोनल है। तो एक चीज ध्यान से देखो, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं 0 0 पर, और ये डायगोनल जो है ये 0 0 से पास नहीं करती, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो पक्का ये कौन सी डायगोनल होगी सर, ये है तो दूसरी डायगोनल होगी, यानी कि वो ये वाली डायगोनल होगी। तो ये वाली डायगोनल की इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, इट इज गिवन टू बी 11x माइनस 7y प्लस 7y इज इक्वल टू 9। देन द सेकेंड डायगोनल पासिस थ्रू, वो कह रहा है दूसरी डायगोनल कहां से पास करेगी वो बताओ। तो पहले क्या करें सर, अगर ये ओ ए बी सी ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो पहले हम निकालते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स। तो 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करते हैं किसके साथ, 11x प्लस 7y इक्वल टू 9। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 7 से, और दोनों को माइनस कर दो। तो कितना आ गया, 22 माइनस 49 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18। तो कितना हुआ सर, ये हो गया x इज इक्वल टू 22 अपॉन 18 अपॉन माइनस 27, तो माइनस 2 अपॉन 3। और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पर, इसमें रख दो माइनस 2 अपॉन 3, तो 7 इंटू माइनस 2/3 प्लस 2y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 7/3, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास c के कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस 2/3 कॉमा 7/3। कैलकुलेशन देख लेना भाई, यही आ रहा है, ये आ गया। अब मैं किसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं, a के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके। लेट अस फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ a। तो अब किसको सॉल्व कर लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व 11x प्लस 7y इक्वल टू 9, और दूसरी लाइन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो इसको कर देता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूँ 7 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो 7 4 28, 11 माइनस 28 इंटू नहीं 55 माइनस 28 इंटू एक्स, ये 0 इज इक्वल टू 45। तो ये आया, तो x इज इक्वल टू 28, एक तो बचेगा 7, और मेरे ख्याल से 27 ही बच रहा है, 45 अपॉन 27, यानी कि 9 5 तो 45, 5/3, x आ गया 5/3, और y कितना आ जाएगा, y भी देख लो, तो 4 इंटू 5/3 इसी क्वेश्चन में रख रहा हूँ, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। सवाल तो आसान है, कैलकुलेशन है, तो मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि देखो एग्जाम में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई सर, -4/3। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए, a के कोऑर्डिनेट्स, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, तो दिस इंप्लाइज a के कोऑर्डिनेट्स हो गए, a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5/3 कॉमा -4/3। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, a के, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a। अब हमें ये मालूम है कि किसी पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि a और c का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा m। तो m के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। a के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5/3, 5/3 आया, देखा मैंने गलती से 5/4 लिख दिया, 5/3 आएगा, हाँ सर 5/3। तो ऐसी एग्जाम्स में भी दिक्कतें होती हैं, गलतियां होती हैं, 5/3 और 4/3, -4/3, ठीक है। तो 5/3 -4/3 एक एक कोऑर्डिनेट्स हैं,
और सी के कोऑर्डिनेट्स आए हमारे पास में, सी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं -2/3, 7/3, -2/3, 7/3, यही आ रहे हैं? यस सर, एक बार देख लो अच्छे से, -4/3 और 7/3, यही आ रहे हैं या कुछ और आ रहे हैं? एक बार देख लें। 5/3 आया, हाँ ठीक है, यही आ रहा है भाई। तो अब m के कोऑर्डिनेट्स, m के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 5/3 + 2/3 -4/3 + 7/3/2, यहाँ भी /2 और यहाँ भी /2, कितना आ गया सर? ये आ गया 5/2, -2/3 है, -2/3, -2/3 ऊपर कितना आ गया सर? ये आ गया 3/3, 1/2, 1/2 m के कोऑर्डिनेट्स, 1/2, 1/2, these are the coordinates of m. Therefore equation of other diagonal, equation of other diagonal, कौन सी डायगोनल? OB, दूसरी डायगोनल OB की इक्वेशन निकालनी है। अब OB की इक्वेशन क्या होगी? इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, हाफ, हाफ, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0, 0। तो इक्वेशन क्या हो गई? वैसे तो y = x दिखाई दे रही है, लेकिन अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो y - 0, x - 0, हाफ -0 अपॉन हाफ -0, 2 पॉइंट फॉर्म, y - y1, x - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, क्या आ गया? y = x। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डायगोनल। तो इस पर हर वो पॉइंट लाई करेगा जिसका x और y बराबर होगा। ऐसा कौन सा पॉइंट है सर? 2, 2। सो 2, 2 विल लाई ऑन दिस लाइन। तो ये हो गया। चलिए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला प्रॉब्लम है, अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1/4। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर उनके रेसिप्रोकल्स का सम, किसके रेसिप्रोकल्स का सम? इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल्स का सम। तो मान लेते हैं लेट मैन बी वॉकिंग ऑन लाइन, किस लाइन पर? क्योंकि इंटरसेप्ट की बात की गई है, x/a प्लस y/b = 1, इस लाइन पर चल रहा है वो आदमी, और वो कह रहा है द सम, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट of this line on the coordinate axis is 1/4. Now arithmetic mean of intercepts of line of above line on coordinate axis, on coordinate axis equal to 1/4। तो आप मुझे बताओ इसका x इंटरसेप्ट कितना है सर? x इंटरसेप्ट है a और y इंटरसेप्ट कितना है? b। और ये क्या बोल रहा है? अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल, अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल बोला है भाई, अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल, तो यहां पर रेसिप्रोकल आएगा ना। अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ अबव लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1/4। दैट इज, क्या कह दूं, 1/a प्लस 1/b by 2 is equal to 1/4, यानी कि 1/a plus 1/b is equal to half, 2/a plus 2/b equal to 1। अब थोड़ा गाना गा लो। क्या? इसको देखा तो ऐसा लगा जैसे x की जगह 2 और y की जगह 2 रखा हो जैसे, यानी पक्का ये लाइन कहां से पास होगी? 2, 2 से। द 3 स्टोन्स ए बी सी आर प्लेस्ड एट ए बी सी, इन पॉइंट्स पर प्लेस किया गया। देन विच ऑफ दीज स्टोन्स आर ऑन द पाथ ऑफ द मैन? तो दिस लाइन, दिस इंप्लाइज गिवन मैन, दिस इंप्लाइज लाइन ऑन विच मैन मूव्स always passes 2, 2। इसका मतलब इनमें से कौन सा पत्थर उसके रास्ते पर आएगा सर? बी वाला पत्थर आएगा, यानी बी ओनली। 4th इज द आंसर, क्योंकि 2/a प्लस 2/b = 1, सिर्फ 2, 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा देख के लग रहा है। वो तो हम श्योरली कह सकते हैं। देयरफॉर द आंसर वुड बी बॉम्बे इन दिस केस।
आइए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले कुछ ज्ञानवर्धक बातें कर लें आपके साथ। वो क्या, अगर मान लो कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, इसका रिफ्लेक्शन लेना है। रिफ्लेक्शन लेना है किसमें, एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे तो नीचे आ जाएगा। यानी कि अगर ये एक्स एक्सिस है, यानी कि अगर यह एक्स एक्सिस है और ये पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे तो पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स कॉमा माइनस वाई, ये अगर एक्स एक्सिस है। इसी तरह से अगर हम इसका रिफ्लेक्शन लेंगे वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा एक्स कॉमा माइनस एक्स कॉमा वाई। क्या हो जाएगा भाई, माइनस एक्स कॉमा वाई। आप समझ ही सकते हैं क्यों, ये जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, तो इस कारण से ये तो हो गया एक्स कॉमा माइनस वाई। फिर इसी तरीके से जितना ये राइट में होगा उतना ही ये लेफ्ट में होगा, तो इस कारण से माइनस एक्स कॉमा वाई। इसी तरह से वाई इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन लेते हैं तो आता है एक्स वाई इक्वल टू एक्स में, तो एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो वाई कॉमा एक्स आता है। वाई इक्वल टू माइनस एक्स में लेंगे तो माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ x कॉमा वाई इन द लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स, इट इज माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स। ध्यान रखना x और y स्वैप हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, और साथ साथ साइन भी चेंज हो जाता है। y इक्वल टू एक्स में सिर्फ स्वैपिंग होती है, साइन चेंज नहीं होता। सर आप सी भूल गए, मैं भूला नहीं हूं, जानबूझ के छोड़ा अभी। ओरिजिन, अगर किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना है ओरिजिन के अबाउट, तो रिफ्लेक्शन लेना है ओरिजिन के अबाउट, वैसे मैंने प्रयास के डेमो वीडियो में ये बहुत डिटेल में बता भी रखा है, तो वहां जाके भी देख सकते हैं प्रयास के डेमो वीडियो में। तो वहां मैंने सब बताया। ओरिजिन के बाद रिफ्लेक्शन लेंगे, तो ओरिजिन के बाद रिफ्लेक्शन लेंगे एक्स कॉमा वाई का, तो जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वो कहां होगा, वो यहां हो जाएगा। वो क्या होगा, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, यानी जिसके लिए ओरिजिन क्या हो, मिड पॉइंट हो, वो इसका रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। इमेज ऑफ पॉइंट पी x1 y1 अबाउट दिस लाइन, इट इज गिवन बाय दिस, ये आपने पढ़ाई है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर x3 y3, वो कैसे मिलेगा, वो यहां से मिल जाएगा। यहां पर 2 लगा, यहां 2 नहीं लगता, बाकी सब आइटम सेम है। यहां भी ये x1 y1 है, इमेज क्या है x2 y2, किस लाइन में, इस लाइन में, तो ये है। तो चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं। द पॉइंट P A, B अंडरगोज, सर आपने फटाफट फटाफट सारी थ्योरी बता दी बेटा। अब तुम सोच के अगर बैठे हो कि सर सारी थ्योरी बताएंगे एक एक चीज बारीक बारीक, तो बेटा गलत जगह हो तुम, फिर दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी तुमको। आई थिंक अब समय क्या है, अंतिम समय है। अंतिम समय में क्या करते हैं, खूब सारा प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस का। थ्योरी के टेकल पॉइंट्स हमने देख लिए, हाँ हाँ ये होता है, चलो अब करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खुद करके देखना भाई, मैं कहना भूल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने वीडियो पॉज नहीं किया होगा। तो पॉइंट P A, B अंडरगोज फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू x। तो R1, आफ्टर R1, पहले रिफ्लेक्शन के बाद यह बन जाएगा P A, B, मान लो बन गया Q, वो क्या बन जाएगा B, A। क्यों, y इक्वल टू x में x और y इंटरचेंज हो जाते हैं। फिर ट्रांसलेशन, यानी स्थिति कुछ ऐसी होगी, अगर मैं यहां दिखाऊं तो ये और बीच में हमारी लाइन है y इक्वल टू x, और यहां पर हमारे पास पॉइंट है P A, B। अब A, B का हमने जब रिफ्लेक्शन लिया किस में, y इक्वल टू x लाइन में, वो यहां आ गया, और वो क्या आ गया, दैट बिकम्स Q, और वो Q क्या हो गया, B, A। अब इट गोज ट्रांसलेशन थ्रू 2 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब क्या होता है, अब 2 यूनिट ये आगे की दिशा में बढ़ जाता है, 2 यूनिट आगे की दिशा में। तो जब ये 2 यूनिट आगे की दिशा में बढ़ गया, मान लो यहां पहुंच गया R, ये क्या बन जाएगा B+2, A, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज आफ्टर ट्रांसलेशन, आफ्टर T2 ट्रांसलेशन 2 क्या होगा, Q जो A, B था, जो B, A था, वो अब बन जाएगा R B+2, A। अब कह रहा है थर्ड, रोटेशन बाय एन एंगल। फिर उसके बाद क्या करता है, वो पॉइंट रोटेट करता है 45 डिग्री अबाउट ओरिजिन इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन। यानी अब ये जो पॉइंट R आ गया, ये 45 डिग्री घूम जाता है about the origin in anti-clock direction, and the coordinates in the final position are this।
तब 2a प्लस बी की वैल्यू पूछी है हमसे, तो चलो देखते हैं 2a प्लस बी की वैल्यू कैसे आएगी। तो अब फाइनली जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है आफ्टर रोटेशन, यानी कि आफ्टर रोटेशन, रोटेशन कितना, आफ्टर रोटेशन R3, R के कोऑर्डिनेट्स बन गए थे b प्लस टू कॉमा ए, b प्लस टू कॉमा ए, ये R बन जाएगा S -1/√2 कॉमा 7/√2, यानी कि हमने इसे रोटेट किया कितना, π/4, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। देखो वहां लिख रखा है रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ π/4 थ्रू ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर अगर यह है हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, और यहां हमारा R b प्लस टू कॉमा ए, और इसे रोटेट किया और रोटेट करके यहां आ गया S पर। तो दिस इज, ये रंग थोड़ा बदलते हैं यार, ये ले लेते हैं, हाँ, तो ये है R, ये क्या है b प्लस टू कॉमा ए, और ये है S, और ये क्या है -1/√2 कॉमा 7/√2, ये कोऑर्डिनेट्स हैं S के। और ये एंगल कितना है रोटेशन का, सर ये एंगल है π/4, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। अब रोटेशन के बाद R के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे, उसके लिए हम दो तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। यानी हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। तो मेथड वन क्या होगा, मेथड वन होगा यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज करते हुए हम करेंगे इसको। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज करते हुए करेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने क्या पढ़ा था। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो कि है x प्लस आयोटा y, तो आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पर वो कैसे रिप्रेजेंटेड होता है, सर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट p x, y, यानी कि z क्या है हमारे पास, x प्लस आयोटा y। मान लीजिए हमने इसे रोटेट किया कितना, अल्फा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अल्फा एंगल, अल्फा रेडियन रोटेट किया किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, अल्फा। तो अब ये फाइनली मान लो q पर पहुंच गया, और q के कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश y डैश। तो जो x डैश y डैश हैं ये कैसे मिलेगा, x डैश प्लस y डैश, मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z डैश, x डैश प्लस आयोटा y डैश कैसे मिलेगा, सर x डैश प्लस आयोटा y डैश मिलेगा, इट इज नथिंग बट z इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा, यानी z को e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास उस पॉइंट के वो पॉइंट आ जाता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें मिलेगा p को रोटेट करके कितना, अल्फा, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो z इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा, यानी कि मैं कह सकता हूं x डैश प्लस आयोटा y डैश इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y कॉस अल्फा, ऑयलर फॉर्मूला, e की पावर आयोटा अल्फा कितना होता है, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट आएगा x कॉस अल्फा, और दूसरा तब आएगा जब यह है मल्टीप्लाई होगा इससे, तब रियल पार्ट आएगा, वो आएगा माइनस y साइन अल्फा, और इमेजिनरी पार्ट आएगा प्लस आयोटा y साइन अल्फा, y कॉस अल्फा प्लस x साइन अल्फा। और आप जानते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तब होते हैं जब रियल पार्ट बराबर हो और कॉम्प्लेक्स पार्ट बराबर हो, यानी कि x डैश बराबर हो गया x कॉस अल्फा माइनस y साइन अल्फा, और y डैश हो गया y कॉस अल्फा प्लस x साइन अल्फा। यानी कुल मिलाकर अगर पॉइंट x कॉमा y था और हमने उसे अल्फा डिग्री रोटेट किया अबाउट ओरिजिन, अल्फा रेडियन या डिग्री रोटेट किया अबाउट ओरिजिन, तो हमारे पास जो उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे नए पॉइंट्स के, नए पॉइंट के जो इसको रोटेट करने के बाद मिलेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर x प्लस आयोटा y लिखो, उसे e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करो, जो रियल पार्ट आएगा वो नए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बन जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो नए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो निचोड़ क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y लिखकर e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करो, रियल पार्ट विल गिव यू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द न्यू पॉइंट एंड द इमेजिनरी पार्ट विल गिव यू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द न्यू पॉइंट। तो इसी को हम यहां यूज करते हैं, लेट अस यूज इट हियर। तो ये बात अच्छे से आपको मालूम भी है और अब इसका इस्तेमाल भी हम यहां करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो है b प्लस टू प्लस आयोटा a,
यही है, आपको बताया x कॉमा वाई है तो x प्लस आयोटा वाई लिख लो और मल्टीप्लाई करो इसको cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 से। यानी कि कुल मिलाकर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक तरीके से देखा जाए, और मल्टीप्लाइंग इट बाय b प्लस 2 प्लस आयोटा a इंटू 1/√2 प्लस आयोटा बाय √2। अब बोलो रियल पार्ट सर, b प्लस 2 माइनस a बाय √2 और प्लस b प्लस 2 प्लस a बाय √2 आयोटा। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट विल गिव यू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द न्यू पॉइंट, तो -1/√2 इज इक्वल टू b प्लस 2 माइनस a बाय √2 एंड 1/7/√2, क्योंकि y इमेजिनरी पार्ट विल गिव यू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द न्यू पॉइंट। तो न्यू पॉइंट कौन सा है, r के बाद क्या मिला, s मिला, तो वो हो जाएगा b प्लस 2 प्लस a बाय √2। √2 कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास इक्वेशन आ गई b प्लस 2 माइनस a इज इक्वल टू -1, और यहां से आ गई b प्लस 2 प्लस a इज इक्वल टू 7। अब जैसे आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे ख्याल से 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 1 आ गया, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b को 1 रखा 3 4, a 4 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है सर, 2a प्लस b पूछा है। 2a प्लस b कितना हो गया, 4 2 8 और 1 9, तो 9 इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आइए देखते हैं कि हमारा आंसर सही है भी है या नहीं। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में आंसर दे रखा 13 और सेकंड का आंसर, सेकंड पार्ट में आंसर दे रखा है 9, जो कि हमारा आंसर है, यानी हमारा आंसर आ गया सेकंड, यानी कि बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर इन आवर केस। अब हमने जब इस क्वेश्चन को एक मेथड से कर लिया जो कि था बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अब इसे दूसरे मेथड से करके देखते हैं, दैट इज बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का यूज करते हुए। आइए अब इस प्रॉब्लम को फिर दोबारा से एक नए तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो मान लेते हैं ये तो हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस, और अब मान लो भैया ये है अपना r, ये है अपना r, और ये घूमा 45 डिग्री और घूमकर यहां पहुंच गया। ये r था b प्लस 2 a, और ये पहुंच गया s -1/√2 7/√2। कितना घूमा, 45 डिग्री, 45 डिग्री घूम गया। ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉक घूमा और वो फाइनली यहां पहुंच गया, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेट की 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो जैसे ये कुछ ऐसा ही है, जैसे तुम अगर 4 मीटर आगे चलते हो तो उसकी वजह क्या कह सकते हैं, ग्राउंड 4 मीटर पीछे खिसक जाए। हाँ, एक ही बात है। तो अगर ये पॉइंट रोटेट करता है 45 डिग्री एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, इट इज इक्विवेलेंट टू रोटेटिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन द क्लॉक डायरेक्शन। तो रोटेटिंग या रोटेशन ऑफ आर बाय 45 डिग्री in anti-clock direction, in anti-clock direction is equivalent to rotating coordinate axis by 45 degree in clock direction, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स शायद ऑलरेडी पता हो कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है जब आप थीटा डिग्री रोटेट करते हैं। तो यहां पर x और y, तो यहां तो हमारे आते हैं x y और ये नए कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश, और अब 45 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट करना, यानी कि थीटा को क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल टू -45, थीटा को लेंगे -45। यहां था कॉस ऑफ थीटा, यहां था साइन ऑफ थीटा, और यहां आता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन -45 डिग्री, और यहां आता है कॉस ऑफ माइनस थीटा यानी -45 डिग्री। अब जो x है हमारे पास,
यानी कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन गई वो कुछ इस ये बन गई, वो ये बन गई, देखो ज़रा, ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, यहाँ x डैश और यहाँ y डैश। तो ये हो गया 1/√2 माइनस 1/√2, 1/√2 और ये 1/√2, यही बन रहा है ना, देख लो। हाँ सर ये बन रहा है। तो x डैश ये है न्यू कोऑर्डिनेट्स, ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाले नीचे की डायरेक्शन में, ये हैं न्यू कोऑर्डिनेट्स, और ये वाले क्या हैं, ये हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो हमें क्या चाहिए, अब नए कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो रोटेट करने के बाद आए। तो x डैश होगा ओल्ड कोऑर्डिनेट x/√2 माइनस y/√2, जो किसके बराबर है, -1/√2 के, और y डैश होगा x/√2 प्लस y/√2, जो के बराबर है 7/√2 के। और इनिशियल कोऑर्डिनेट x कितना है सर, x है b+2, x है b+2, और y क्या है सर, a है। तो क्या बन गया सर, ये बन गया, यह क्या बन गया सर, ये बन गया b + a, b - a, b+2 - a/√2 इज इक्वल टू -1/√2, और दूसरा बन गया b+2 + a/√2 इज इक्वल टू 7/√2। और आप पीछे वाली जो इक्वेशंस हैं उनसे इनको मैच भी कर सकते हैं, देख लो, b + a -1/√2 इज इक्वल टू -1/√2, वही आ रहा है, हाँ सर वही आ रहा है, और नीचे 7/√2, तो देख लो यहाँ भी 7/√2। सो यू कैन ऑल्सो डू इट बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो दैट इज मेथड 2, प्रोवाइडेड आपको एंगल ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से आता हो, ठीक है ना। तो एंगल ट्रांसफॉर्मेशन में ये तो होता है ओल्ड, ये होता है न्यू। यहाँ लिखते हैं cos थीटा sin थीटा, और यहाँ एक तरीके से cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और यहाँ sin का डेरिवेटिव माइनस cos। तो मैं आपको यहाँ आपके ज्ञान वर्धन के लिए, वैसे तो आप खुद ही ज्ञानी हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये और इधर यहाँ कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आता है अपने पास में cos थीटा और एक sin थीटा, और यहाँ ये बना देते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है भाई, याद रखना, ये x ये y, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x डैश ये y डैश, यहाँ आता है cos थीटा, यहाँ आता है sin थीटा, और यहाँ आता है cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, और यहाँ sin का डेरिवेटिव cos थीटा। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और यहाँ थीटा इज इक्वल टू एंगल in anti-clock direction by which coordinate axis rotate. Theta is the angle in anti-clockwise direction by which the coordinate axis rotate. तो वही हमने यहाँ यूज किया 45 डिग्री, -45 क्यों रखा, क्योंकि हमें क्लॉकवाइज घुमाना था। तो थीटा को हमने कितना रख लिया, -45। सो ये हो गई आपके ज्ञान की कुछ काम की बात, ध्यान रखिएगा जी सर। तो ये हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट। और ये रहा आपका खुद ट्राई करो प्रॉब्लम पहला आज का। करो, वीडियो पॉज करके इसे खुद ट्राई करो। ये फूल पत्ती हटा देते हैं यहाँ से, ये लो भाई, हटा दी, हट गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेट ABC बी अ ट्राइंगल विद a -3,1। एक कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3,1 है। तो एक ट्राइंगल है भाई अपने पास। तो आई हैव अ ट्राइंगल A, एक ट्राइंगल है ABC, और एक कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3,1। फिर एंगल ACB इज, तो ये ACB थीटा है, और थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में एक्यूट एंगल है। इफ द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू B, तो B से क्या बनाया, एक मीडियन बनाई हमने पासिंग थ्रू B। तो B से पास होती हुई मीडियन बना ली भाई, बिल्कुल। तो ये क्या करेगी सर, इसको बाइसेक्ट करेगी। मान लो मिड पॉइंट है M। फिर और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, इफ दिस लाइन इज द मीडियन, यानी ये लाइन है 2x - 2x + y -3 = 0। फिर एंड द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। तो C का एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं भाई। अब
सी का एंगल बाइसेक्टर, तो ये बन गया सी का एंगल बाइसेक्टर। सी का अगर एंगल बाइसेक्टर यह है, इफ दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी, तो आपको पता है ए सी भी थीटा था, तो ये होगा थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2। और इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है 7x माइनस 4y, 7x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और हमसे पूछा जा रहा है tan थीटा। क्या पूछा जा रहा है? tan थीटा, यानी इसका tan पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करें? तो हम यह, अगर मुझे AC की इक्वेशन मिल जाए तो फिर tan थीटा बाई 2 निकल जाएगा। क्यों? m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 से tan थीटा बाई 2 निकाल लूंगा, AC की इक्वेशन मिल जाए, और फिर वहां से tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यही अप्रोच रहेगी। तो हमें क्या मिलना चाहिए? AC का इक्वेशन। AC का इक्वेशन मिलने के लिए मुझे C के कोऑर्डिनेट्स मिलने चाहिए। तो C के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट्स हैं से दीज आर अल्फा कॉमा बीटा। तो m क्योंकि मिड पॉइंट है, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अल्फा माइनस 3/2 बीटा प्लस 1/2। और ये किस पर लाई करता है? लाइज ऑन मीडियन, लाइज ऑन मीडियन BM पे लाई करेगा तो इसकी इक्वेशन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, यानी 2 इंटू अल्फा माइनस 3/2 प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 2 अल्फा माइनस 6 प्लस बीटा प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 एलसीएम ले लिया हमने, तो अपने पास आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, नहीं, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 11। भाई कैलकुलेशन देख लेना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात होती है, मैथ्स में ध्यान रखना। हाँ सर यही आ रहा है, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 11। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब अल्फा बीटा में एक रिलेशन और चाहिए, अल्फा बीटा इस पर भी लाई करते हैं। ऑल्सो अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन CL, इसका नामकरण कर देते हैं L। CL पर लाई करता है, CL पर लाई करता है, तो उसकी इक्वेशन को फिर सेटिस्फाई करेगा। तो 7 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया, यानी कि 7 अल्फा माइनस 4 बीटा इक्वल टू 1 लिख देता हूं। अब ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो क्या करें सर? फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर लो और उसमें सेकेंड जोड़ दो। फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 अल्फा 4 बीटा 44 और 7 अल्फा माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू 1। दोनों को जोड़ा तो 15 अल्फा इज इक्वल टू 45, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3। अल्फा 3 हुआ, 3 2 6, बीटा 5 आ गया। तो अब हमारे पास C के कोऑर्डिनेट्स आ गए। C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? देखो C इज 5,3। C आ गया 5,3, 5,3 आ रहा है, 3,5, 3,5 आ रहा है भाई, 3,5। सो दिस इंप्लाइज C हो गया 3,5। अब स्लोप निकालते हैं AC का। AC का स्लोप निकालते हैं भाई। AC का स्लोप कैसे मिलेगा? y2 माइनस y1, तो 1 माइनस, और एक कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,-1 है। 3,-1 है क्या? -3,1 है। मैं तो चिंता में पड़ गया था भाई। -3,1 है, -3,1। तो AC का स्लोप कितना होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 3 प्लस 3, 4/6, यानी कि 2/3। एक बार फिर से देख लो, y2 माइनस y1, हाँ ठीक है, हाँ ठीक लग रहा है। तो tan थीटा बाई 2 क्या होगा? tan थीटा बाई 2 विल बी मॉड्यूलस ऑफ, देख रहे हो, tan थीटा बाई 2, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होगा AC और CL के बीच में। तो स्लोप ऑफ AC MAC माइनस M ऑफ CL अपॉन 1 प्लस स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ AL। बच्चा बच्चा देश का जानता है, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, दैट वुड गिव यू द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो दैट वुड बी 2/3 माइनस, इसका स्लोप देख लो भाई, 7 का स्लोप, इस लाइन का स्लोप होता है, इसका स्लोप क्या होगा? तो स्लोप होता है -A/B।
तो 7/4, क्योंकि b -4 है तो 7/4, तो -7/4 अपॉन 1 प्लस 2/3 इंटू 7/4, 8 - 21 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 14, 12 प्लस 14, यही आ रहा है यार। ऊपर आ गया 15 बाय कितना, 15/26, नहीं 13/26, 13/26, यानी कि tan θ/2 हो गया हाफ। अब मुझे चाहिए, एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लो, हाँ सही है। अब tan θ चाहिए, tan θ होगा 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, यानी 2 इंटू हाफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4, तो 4/3 आ गया, 4/3, 4/3 है भी आंसर में, हाँ बिल्कुल थर्ड। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, तो थर्ड आंसर हो गया। आओ अब आगे बढ़ते हैं। एक और काम की बात, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, हालांकि हम इसका यूज पहले कर चुके हैं। x1, y1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, वो पॉइंट उसमें डाल दो अपन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, और x1 y1 x2 y2 है, ये x2 y2, तो x2 y2, ये हमारे ऑपरेटर साहब, x2 y2 लाई ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन L, ये दोनों सेम साइड पर लाई करेंगे। अगर ये दोनों पॉइंट्स को लाइन में पुट करके मल्टीप्लाई करें ग्रेटर देन 0 है तो सेम साइड। ऑपोजिट साइड पर कब लाई करेंगे, ऑपोजिट साइड, दे लाई ऑन अपोजिट साइड। यहां पर ये क्या है, यह है अपोजिट साइड, बी क्या है, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड्स पर कब लाई करेंगे, अपोजिट साइड्स पर तब लाई करेंगे बी, ये है सेम साइड, ऊपर तो क्या है, सेम साइड ऑफ लाइन L, line L and opposite sides of L, opposite sides of L, opposite sides of L पर कब लाई करेंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ जाए, दोनों पॉइंट्स पुट करके, ये बात हमें ऑलरेडी मालूम है। तो अब यहां P और Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ओरिजिन ऑन टू दिस लाइन एंड दिस लाइन, देन k स्क्वायर चाहिए। सिंपल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। पहले इसको थोड़ा सुंदर बना लो, x अपॉन साइन अल्फा माइनस y अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉट कॉस 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा। तो मैं कह सकता हूं ये L1 लाइन है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा x साइन, नहीं कॉस, x कॉस अल्फा माइनस y साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू k cos 2 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा cos अल्फा। यही आया, अरे वाह सिंप्लीफाई हो गया, ये तो सिंप्लीफाई हो गया। तो ये और ये गयो, क्या बन गए हो, लाइन 1, तो लाइन 1 बन गयो है x cos अल्फा माइनस y साइन अल्फा इज इक्वल टू k अपॉन 2 cos 2 अल्फा। अब आते हैं लाइन 2 पर। लाइन 2 क्या है भाई, लाइन 2 है x cos अल्फा प्लस y, नहीं x साइन अल्फा है, x साइन अल्फा प्लस y cos अल्फा इज इक्वल टू k साइन 2 अल्फा। ये है दूसरी लाइन। अब क्या चाहिए, इफ p एंड q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, p क्या होगा भाई इस केस में, इसके ऊपर 0 0 से परपेंडिकुलर, 0 प्लस 0 माइनस k cos 2 अल्फा बाई 2 का मॉड अपॉन रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी आ गया k cos 2 अल्फा बाई 2 का मॉड। सो दैट इज p, दैट इज p। q क्या होगा, q होगा k साइन 2 अल्फा, k साइन 2 अल्फा अपॉन वही साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मॉड। तो आपके पास आ गया k साइन 2 अल्फा का मॉड। अब वो कह रहा है कि p एंड q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ओरिजिन टू दिस रिस्पेक्टिवली, देन क्या चाहिए,
देन हमें चाहिए के स्क्वायर चाहिए। तो देखो, अगर मैं यहां से पहले, मेरे पास क्या आ गया सर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन 4, और क्यू स्क्वायर है के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा। तो अगर मैं ये 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4p स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, के स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 + 2, 1 + 2। तो आपने क्या किया, 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आ रहा है, तो 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आंसर आ गया फर्स्ट। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आओ और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 to पाई फॉर विच दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन एल। दोनों के दोनों पॉइंट सेम साइड पर लाई करें। तो क्या बताया था, 1, 2 रख दो लाइन में, 1 + 2 - 1। क्यों, पहले लाइन को कैसे लिखोगे, तो लाइन को लिख सकते हैं x + y - 1 = 0। 1, 2 इसमें रखो, 1 + 2 - 1, फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और ये दोनों सेम साइड पर हैं तो इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 ग्रेटर देन 0, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ग्रेटर देन 1। 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, 1/√2 साइन थीटा, 1/√2 कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1/√2। ये बन गया साइन थीटा प्लस π/4 ग्रेटर देन 1/√2। अब थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई। थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 to पाई दे रखा है भाई। तो थीटा प्लस π/4 कहाँ से कहाँ तक होगा सर, ये होगा π/4 से 5π/4, यही होगा। यस सर। अब साइन थीटा प्लस π/4 हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 1/√2। तो हम कह सकते हैं साइन लेट थीटा प्लस π/4 को फाई कह देते हैं। तो दिस इंप्लाइज साइन फाई हमें चाहिए ग्रेटर देन 1/√2, जहां फाई की वैल्यू है π/4 से 5π/4। क्यों, थीटा प्लस π/4 कहां से कहां तक था, π/4 से 5π/4 के बीच में। तो अब क्या करें, क्या करें, ग्राफ बना लेते हैं भाई, साइन का ग्राफ बनाते हैं साइन का। तो ये हो गया भाई साइन का ग्राफ। अब एक लाइन बनाते हैं 1/√2, ये लाइन बन गई 1/√2 लाइन। मान लो ये लाइन है y = 1/√2, y = 1/√2, ये लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन इसको कहाँ कट करेगी, ये लाइन कट करेगी यहाँ पर π/4 पर, फिर कट करेगी 3π/4 पर। ये y = साइन फाई का ग्राफ है, ये फाई एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो π/4 से 3π/4, 5π/4 तो यहाँ कहीं आएगा नीचे, 5π/4 तो यहाँ आएगा कहीं, ये 5π/4। तो मुझे सिर्फ कौन सा हिस्सा देखना है, π/4 से 5π/4 में साइन फाई 1/√2 से बढ़ा, तो ये वाला हिस्सा आ रहा है। हाँ सर, तो उसका मतलब फाई की वैल्यू आ रही है π/4 से 3π/4, लेकिन फाई क्या था बंधु, थीटा प्लस π/4। लाई करना चाहिए 3π/4 और π/4 के बीच में, पूरे में से π/4 घटा दो तो 0, और यहाँ आ जाएगा π/2। तो थीटा की रेंज आ गई 0 से लेकर π/2 के बीच में। तो देखो कहीं है, हाँ सेकेंड। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इस केस में सेकेंड करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और देखते हैं। कंसीडर अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स, कंसीडर ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस a -2, 3, b 1, 9 और c है 3, 8। If a line passes through the circumcenter of the triangle ABC, जब भी ट्राइंगल दे रखा हो ना तो ध्यान रखना मेरी बात, सबसे पहले साइड्स निकाल के देख लेना।
ए बी का लेंथ कितना आएगा सर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 9 √45 और फिर एक बार बी सी का लेंथ, क्योंकि क्या पता किस किस नेचर का ट्राइंगल दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सर ये आ गया √5 और ए बी बी सी ए कह लो, सी ए का लेंथ होगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर √50। और देखो मजा आया, हाँ सर मजा तो आया, कैसे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर। इसका मतलब है ए सी क्या है, ए सी हाइपोटेन्यूज है, दिस इंप्लाइज एंगल बी इज राइट एंगल। तो ट्राइंगल कैसा बनेगा बंधु, तो ट्राइंगल बन जाएगा कुछ ऐसा, तो दैट विल बी हाउ द ट्राइंगल विल लुक लाइक। ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ट्राइंगल कहाँ राइट एंगल्ड है, बी पर, ये ए ये सी, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे -2, 3, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1, 9 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 8। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 8, ये आ गए, ठीक है। और ट्राइंगल राइट एंगल्ड है बी पर, ये हो गया। अब हमें कह रखा है if a line L passing through the circumcenter of the triangle bisects the line BC, passing through the circumcenter bisects the line BC, passing through the circumcenter of triangle ABC, passing through the circumcenter of triangle ABC bisects the line BC, bisects the line BC। तो देखो जो इसका परपेंडिकुलर जो असल में क्या है, आपको पता है कि इस ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है, यानी कि उस सर्कल का सेंटर जो इसके तीनों वर्टिसेस से क्या करता हो, पास करता हो, ऐसे सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, दैट लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। वो कहाँ लाई करता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पर लाई करता है, दैट लाइज ऑन मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो भाई ये कुछ मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लूँ तो मेरे ख्याल से परफेक्ट सर्कल बना सकता हूँ शायद, हाँ। तो ये बन गया भाई सर्कल, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पर है। अब ये जो मिड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, इस मिड पॉइंट से सर्कम सेंटर से इफ अ लाइन एल पासिंग थ्रू सर्कम सेंटर ऑफ एबीसी बाइसेक्ट्स द लाइन बीसी एंड इंटरसेक्ट्स। तो एक लाइन हमने यहां से बनाई जो के इसको क्या करती है, बाइसेक्ट मतलब इसके सर्कम सेंटर से पास करती है और बीसी को बाइसेक्ट भी करती है, बीसी को बाइसेक्ट भी करती है, बीसी को बाइसेक्ट भी करती है। तो ऐसी बनेगी भाई वो लाइन, क्यों, दोनों के मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन। देखो गणित क्या मस्त सब्जेक्ट है, दोनों को मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, किसका, इसका, और वो इसको बाइसेक्ट कर रही है बीसी को, तो ये इसके पैरेलल होगी, दिख रही है, हाँ। अब ये मत समझ सर इसका स्लोप 0, क्यों, बोले हॉरिजॉन्टल है सर, अभी एक्स एक्सिस थोड़ी है जो नीचे बनी है, हाँ बिल्कुल सर, ये तो हम सोचे में नहीं किए सर। तो ये m और ये n, तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बंधु, n के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 + 3/2, 9 + 8/2, यानी कि n के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 17/2, 2, 17/2। और m के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, m के कोऑर्डिनेट्स 1/2, 11/2, 11/2, ये आ गया। अब इक्वेशन ऑफ mn की इक्वेशन वो कैसे मिलेगी, वो मिल जाएगी y2 - y1, y - 17/2, x - 2, और ऊपर 17/2 - 11/2 डिवाइडेड बाय 2 - 1/2, 2 - 1/2। तो ये आ गया y - 17/2 इज इक्वल टू, ऊपर कितना बचा, 11 - 2 6 अपॉन, नीचे बच गया 3, 6/3, 6/3 बच रहा है, हाँ सर, और इज इक्वल टू x - 2, ये बच गया। अब वो क्या कह रहा है, इट इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट 0, α, 0, α
बाय 2 देन अल्फा इज, तो mn की इक्वेशन आ गई y माइनस 17/2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, 2 इंटू एक्स माइनस 2, हाँ ठीक है। पासिस 0 कामा अल्फा बाई 2, कहाँ से पास करती है? 0 कामा अल्फा बाई 2 से, 0 कामा अल्फा बाय 2 से, तो 0 कामा अल्फा बाई 2 से पास करेगी, तो 0 माइनस 17/2, 2 अल्फा अल्फा बाई 2 माइनस 17/2, 2 इंटू 0 माइनस 2, देख रहे हो अभी अल्फा एक्स और वाई में कंफ्यूजन हो जाता है, वहाँ भी ध्यान रखना। तो ये कितना हो गया सर? अल्फा माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 8, और हाँ तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई सर? 9 आ गई। तो द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस केस कम्स आउट टू बी 9। ये आ गया आंसर टू दिस प्रॉब्लम। चलिए अगला प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम खुद ट्राई करो, ये आपको खुद ट्राई करना है, KTK2 देख लो भाई एक बार अच्छे से, खुद ट्राई करेंगे, लास्ट में आंसर्स देंगे आपको। अब एक और काम की बात, अगर मान लो 2 पॉइंट्स है P x1 y1 और Q x2 y2 और एक गिवन लाइन के एक ही तरफ लाई करते हैं और हमें इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट खोजना है जिसके लिए PR, ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज P, ये पॉइंट है P, PR प्लस QR, PR प्लस QR, यानी ये पॉइंट है P, तो PR प्लस QR क्या हो? मिनिमम हो। तो क्या करते हैं? सच ऑन लाई ऑन सम सेम साइड ऑफ लाइन L, कहाँ लाई करते हैं? सेम साइड ऑफ लाइन L पर, देन अ पॉइंट R ऑन L सच दैट PR प्लस QR इज मिनिमम, देन अ पॉइंट R सच दैट PR प्लस QR ये मिनिमम आना चाहिए। कैसे मिलता है? इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द इमेज ऑफ Q इन L। मान लो वो क्या आ गई? L डैश, L में इमेज ली, वो क्या आ गई? Q डैश। फिर Q डैश को अगर आप P से जोड़ दें तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PQ डैश विद L गिव्स द रिक्वायर्ड पॉइंट R। तो अगर कहने निचोड़ क्या है, सीधा सीधा ही समझ लो, बाकी तो अंग्रेजी है। एक लाइन है, उस लाइन के दो तरफ, एक ही तरफ दो पॉइंट है P और Q, और हमें उस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट खोजना है जिसके लिए PR प्लस QR मिनिमम हो। तो वो पॉइंट कैसे मिलेगा? आप P या Q में से किसी एक की इमेज ले लें। जैसे मैंने Q की इमेज ले ली इस लाइन L में, मान लो इमेज क्या आ गई? Q डैश। फिर आप P Q डैश की इक्वेशन निकालें और P Q डैश को सॉल्व करें L के साथ, तो जो ये पॉइंट आएगा R, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए PR प्लस QR मिनिमम होगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट P -3,4, पॉइंट क्या है? -3,4। तो मान लो भाई ये तो हो गई हमारी एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। बच्चा कहाँ से चलना शुरू कर? मैन, बच्चा नहीं आदमी है भाई, -3,4 से चलना शुरू कर रहा है, -3,4 से, और फिर टचेज एक्स एक्सिस एट R एंड टर्न्स टू रीच द पॉइंट 0,2। यानी वो बंदा क्या करता है? एक्स एक्सिस को यहाँ पर टच करता है किसी पॉइंट पर, और फिर यहाँ से टर्न करके किस पॉइंट पर पहुंच जाता है? 0,2 पर पहुंच जाता है, 0,2 पर पहुंच जाता है Q पर। द मैन इज वॉकिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा है। तो इफ द मैन रीचेज द पॉइंट Q इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, reaches point Q in the minimum possible time, then find the value 50 times PR square plus RQ square। तो यहां देखा जाए ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के एक ही तरफ लाई कर रहे हैं। हाँ सर, और मैं जानता हूं मिनिमम फॉर मिनिमम पॉसिबल टाइम, जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? PQ प्लस PR बाय स्पीड। स्पीड क्या है? कांस्टेंट। तो क्या चीज वेरिएबल हो सकती है? PQ प्लस PR। तो फॉर मिनिमम टाइम, for T minimum, PQ plus PR should be minimum। ये मिनिमम होना चाहिए अगर हम चाहते हैं मिनिमम समय लगे। और ये मिनिमम कैसे होगा? आपने बताया सर, क्या करेंगे? इसका रिफ्लेक्शन ले लो, और एक्स एक्सिस में किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन, वो भी बताया था, Q डैश। और वो पॉइंट क्या होगा भाई? सर वो पॉइंट होगा Q डैश। Q डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 0,-2। फिर आप किसकी इक्वेशन निकालेंगे? सर हम इक्वेशन निकालेंगे इसकी P Q डैश की। वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ P Q डैश।
और जैसे ही हम पी क्यू डैश की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो बस काम बन जाएगा। यहाँ जोड़ दो भैया, हाँ ठीक है। तो पी क्यू डैश की इक्वेशन निकाल लो बस। तो पी क्यू डैश, भाई सीधी लाइन है ये, देखने में थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी लग रही तो माफ़ करना। तो पी क्यू डैश की इक्वेशन निकालते हैं। पी क्यू डैश कितना आएगा सर? पी क्यू डैश आएगा, पी क्यू डैश की इक्वेशन में निकालने की जरूरत नहीं है हमें, क्या नहीं जरूरत तो पड़ेगी, पी आर प्लस आर क्यू चाहिए, पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू। चलो पी क्यू डैश की इक्वेशन निकालते हैं। पी क्यू डैश की इक्वेशन क्या आएगी? वाई माइनस वाई प्लस टू एक्स माइनस जीरो, और यहाँ स्लोप 4 प्लस टू माइनस 3 माइनस जीरो। तो y प्लस टू इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, ये आ रहा है। हाँ, तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए सर? y को 0 रख दिया, -1, 0, ये आ गए r के कोऑर्डिनेट्स। देयरफॉर दिस इंप्लाइज, अब मुझे चाहिए 50 टाइम्स, तो ये मिनिमम वो पॉइंट हो गया जिसके लिए मिनिमम समय लगेगा। वो कह रहा है अगर r वो पॉइंट है जिसके लिए मिनिमम समय लग रहा है तो पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर बताओ। तो पी आर का स्क्वायर होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर 50 इंटू पी आर का स्क्वायर, ये पॉइंट क्या आ गया? -1, 0। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया पी आर का स्क्वायर। फिर आर क्यू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। तो ये हो गया सर 50 इंटू 16 और 2, 16 और 4 20, 20 प्लस 5, तो 12500, 25, 1250, 2 0 नहीं, एक ही 0 आएगी, 1250। तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो 1250 आंसर आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो अगला प्रॉब्लम क्या है, उससे पहले एक काम की बात कर लें। इफ द सम ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस इज 0, दैट इज m1 प्लस m2 0 हो, अगर दो लाइंस के स्लोप्स को जोड़कर 0 आ रहा हो, तो एक चीज ध्यान रखना कि उनका जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होते हैं। जैसे मान लो ये, और एक लाइन है ये, हाँ एक लाइन ये, और मान लेते हैं एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये 120 डिग्री एंगल है। तो आप देख रहे हैं इसका स्लोप कितना है सर? इसका स्लोप है √3, इसका स्लोप -√3। तो अगर आप इसका एंगल बाइसेक्टर देखेंगे, इसका एंगल बाइसेक्टर देखेंगे, एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा सर? एंगल बाइसेक्टर बनेगा ऐसे, ये एक एंगल बाइसेक्टर आएगा और एक ये एंगल बाइसेक्टर आएगा। तो आप खुद देखो कि ये वाला एंगल 120 है, तो ये पूरा कितना था सर? ये पूरा था 60, ये पूरा था 60, एक्सटीरियर एंगल से 120, तो 60 प्लस 60 यानी कितना हुआ? ये हुआ 30, और ये भी कितना हुआ? 30, ये भी 30 और ये भी 30। अब ये 30 हुआ तो ये कितना हो गया? 90, यानी ये एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल है, और दूसरी क्योंकि इसके परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो दूसरी जो लाइन दिखाई दे रही है, यानी यह वाली जो लाइन होगी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी उनके एंगल बाइसेक्टर्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आ जाइए, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द नॉर्मल टू दिस कर्व। अभी जो हमने काम की बात की उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। कभी सोचो अच्छा अब इसमें लगाते हैं वो सवाल में यूज करते हैं। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द नॉर्मल टू द कर्व, ये क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, होमोजीनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की। तो प्लस 3xy माइनस xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। तो x माइनस y और x प्लस 3y फैक्टर हो गए, यानी x इक्वल टू y एक लाइन आ गई और x इक्वल टू 3y। वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द नॉर्मल टू दिस कर्व, इस कर्व पर जो नॉर्मल बनेगा x इक्वल टू -3y आएगी, सॉरी, इस कर्व पर जो नॉर्मल बनेगा उसकी इक्वेशन चाहिए। इस कर्व पर जो नॉर्मल बनेगा किस पॉइंट पर? 2, 2 पर। तो जरा पहले आप ये देखें कि ये हो गई हमारी y एक्सिस, और ये हो गई हमारी x एक्सिस, और यहाँ पर हो गई हमारी लाइन
y इक्वल टू एक्स, और एक लाइन हो गई y इक्वल टू माइनस एक्स बाई थ्री। मान लो एक लाइन ये हो गई y इक्वल टू माइनस एक्स बाई थ्री। अब ये कर्व हो गई, दिस इज द कर्व, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स और ये है y इक्वल टू माइनस एक्स बाय थ्री। अब वो कह रहा है 2,2 पर नॉर्मल चाहिए, तो 2,2 तो भाई इसी पे आएगा और इसी पर नॉर्मल चाहिए। इस पर नॉर्मल अगर मैं बनाऊं, इफ आई ड्रॉ अ नॉर्मल ऑन दिस, तो नॉर्मल तो ऐसे बनेगा इसके परपेंडिकुलर। यस सर, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये बन गया नॉर्मल। अब इस नॉर्मल के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन चाहिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन चाहिए। यानी अगर मैं ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाता हूं, इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन टू दिस लाइन, ऑन टू दिस लाइन, अरे बन जा परपेंडिकुलर भाई, ये बनाया परपेंडिकुलर, कहाँ बनेगा भैया, ओरिजिन से परपेंडिकुलर तो यही बनेगा भाई यही तो बनेगा, हाँ यही तो बनेगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑफ दिस लाइन, यानी खत्म, यही तो डिस्टेंस आना चाहिए। हाँ सर यही तो डिस्टेंस आना चाहिए भाई, हाँ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन तो यही बनेगा क्योंकि 90 डिग्री है, तो यही चाहिए हमें। तो यानी खत्म, सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 और 4 8, 2√2, 2√2 कहीं है, हाँ फर्स्ट इज द आंसर, खत्म, सिंपल सा प्रॉब्लम था। आओ एक और देखते हैं। ये प्रॉब्लम जेई एडवांस में 2004 में स्क्रीनिंग में आया था, अच्छा प्रॉब्लम है। जेई मेंस में आप देखते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम जेई एडवांस के भी रिपीट होते हैं, इसलिए क्वेश्चन लेके आया, और हो सकता है ये एग्जाम में फिर दोबारा से इसी फॉर्मेट में, कई बार तो डिजिट्स भी चेंज नहीं होती, वही का वही रिपीट हो जाता है। ये हमारा वाई एक्सिस, तो दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड से दिस इज अवर एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दिस एंड द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो अगर आप इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ठीक ठाक करके लिख लें, माइनस 2y माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई माइनस 1 और x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, दो लाइन्स आ गई। इसका स्लोप कितना है, तो इसका स्लोप है 1 कॉमा, इसका स्लोप है 1, इसका स्लोप -1, तो m1 प्लस m2 कितना आया सर 0। इसका मतलब इनकी जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होंगे, implies their angle bisectors are parallel to coordinate axis, are parallel to coordinate axis। और अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं, तो एक तो लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 1 और एक है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो भाई एक लाइन तो कुछ इस तरह से बन जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये बन गई। और दूसरी लाइन जो बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये लाइन बन गई। ये लाइन क्या हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 1, और एक लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1 एक लाइन बनेगी, है ना भाई, यही बन रही है ना, x माइनस वाई प्लस 1 बनेगी भाई। यहाँ देख रहे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, माइनस लिया था तो माइनस वाई प्लस 1, हाँ तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, स्लोप तो वही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो लाइन कैसे बनेगी, वो लाइन बनेगी, वो लाइन ये बन गई, 1,0 से दोनों जाएंगी। ये लाइन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये 1,0 पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है 1,0। अब जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो इसी पॉइंट से पास करेंगे, इसी पॉइंट से, हाँ सर इसी पॉइंट से पास करेंगे, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो इस पॉइंट से पास करने वाला y के पैरेलल कौन है सर, खुद y एक्सिस है, और इससे x, इससे पास करने वाला x के पैरेलल कौन होगा सर, ये होगा। और ये क्या आएगा, p के कोऑर्डिनेट्स, p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे सर, गड़बड़ लिख दिए हैं, p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे भाई, p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आएगा 0,1, 0,1 है भाई ये कोऑर्डिनेट, 0,1। तो ये लाइन क्या हो गई, y इक्वल टू 1, ये लाइन हो गई, ये हो गए कोऑर्डिनेट एंगल, इसके एंगल बाइसेक्टर्स। तो एंगल बाइसेक्टर तो ये हो गया है बंधु, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर ये हो गया है, तो ये है y एक्सिस, क्यों,
क्योंकि एंगल बाइसेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होंगे, यहीं से जाएंगे। तो आप मुझे बताओ P 0,1 से पास होने वाला एंगल बाइसेक्टर जो y के पैरेलल हो, अब ये तो खुद y पर है तो y के पैरेलल तो खुद y होगी, और यहां से पास होने वाली जो x के पैरेलल हो वो y इक्वल टू 1 हो गई। अब हमें एक लाइन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3, वो लाइन हमें बतानी है इसके साथ, इन दोनों बाइसेक्टर्स के साथ क्या ट्राइंगल का एरिया बनाएगी। तो ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब हमें बताना है कि ये लाइन, ये देख रहे हो, ये ट्राइंगल देख रहे हो, ये वाला एंगल बाइसेक्टर्स के साथ, ये ट्राइंगल का एरिया बताना है हमको। तो इस ट्राइंगल का एरिया देखो कैसे मिलेगा, ये 1 है तो y को 1 रखा तो ये आ गया 2,1, ये पॉइंट क्या आ गया 2,1, और ये पॉइंट आ गया 0,3, और ये पॉइंट तो पता ही है 0,1 है, P पॉइंट क्या है 0,1, तो P Q R, हमें इसी ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो डेल्टा P Q R क्या होगा, बेस कितना होगा सर, ये होगा 2 यूनिट्स, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 2 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है सर, ये 3 है और ये 1 है, तो ये कितना बचा सर, ये 2 बच गया, तो 2 आंसर आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। 2 square units is the answer in this case. So therefore the answer would be first. तो क्या सीखने को मिला कि अगर दो लाइंस के स्लोप्स का सम क्या हो, कांस्टेंट हो, 0 हो, तो उनके एंगल बाइसेक्टर्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होते हैं। अगर आप चाहते तो इसको वो एंगल बाइसेक्टर से भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, वैसा भी करते तब भी हो जाता, लेकिन आई थिंक दैट इज अ बेटर अप्रोच, सो दैट इज वाई डिड बाय दिस। तो ठीक है, अब यहां तक हो गया, तो ठीक, अब अगला प्रॉब्लम कर लेते हैं भाई, अगला प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रॉब्लम जो है वो ये है, ये जेई एडवांस में आ चुका, बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है, और क्योंकि जेई मेंस में आप देखते हैं जेई एडवांस के सवाल बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो इसलिए पूरी उम्मीद है कि इस तरह का भी सवाल आने वाले वर्षों में, यानी हो सकता है इसी साल वापस आपको देखने को मिल जाए। फॉर अ पॉइंट P, D1P एंड D2P बी द डिस्टेंसेज ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन y is equal to x or y equal to minus x respectively. The area of the region consisting of all the points P lying in the first quadrant of the plane satisfying D1P plus D2P lies between 2 and 4. यानी कि D1P P का डिस्टेंस है इस लाइन से, और D2P P का डिस्टेंस है इस लाइन से, दोनों को जोड़कर 2 से 4 के बीच में आ रहा है। तो P फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस किस रीजन में लाई करता है, हमें उस रीजन का एरिया बताना है। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं, करते हैं। ये तो हो गया हमारा, so this is our y axis and this is our x axis, और यहां पर हमारे पास ये लाइन है y इक्वल टू x और एक लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक काम करते हैं, लाइन प्लॉट नहीं करते क्योंकि हम तो रीजन प्लॉट करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या कह रखा है D1P, D1P क्या होगा, D1P होगा x माइनस वाई का मॉड अपॉन रूट 2। मान लेते हैं P क्या है, लेट P x कॉमा वाई, तो D1P का मतलब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द लाइन x माइनस वाई, तो क्या होगा x माइनस वाई अपॉन रूट 2। और D2P क्या होगा, तो D2P होगा मॉड ऑफ x प्लस वाई बाई रूट 2। और जैसे आपने इन दोनों को ऐड किया D1P प्लस D2P, दिस शुड लाई बिटवीन 4 एंड 2 यानी मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 रूट 2 एंड 2 रूट 2। ये क्लियर हुआ। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर मैं आपसे बात करूं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो x और y पॉजिटिव होंगे, x और y पॉजिटिव होंगे, यानी इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसको लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 रूट 2 लेस देन इक्वल टू 4 रूट 2। अब ये मॉड कैसे खुलेगा, दो तरीके से खुलेगा, प्लस के साथ और माइनस के साथ। तो केस 1, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो ये मॉड कैसे खुल जाएगा, प्लस के साथ ही खुल जाएगा। तो यानी क्योंकि अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा या नॉन नेगेटिव हो जाएगा, टू बी वेरी प्रिसाइज, 4 रूट 2। और आप देख सकते हैं क्या होगा, y से y कट गया तो x की वैल्यू आ गई रूट 2 से लेकर 2 रूट 2 तक।
यानी कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो पहले चीज एक तो ये ध्यान रखें कि y इक्वल टू एक्स इस पर होता है, सर y इक्वल टू एक्स होता है, x और y बराबर होते हैं y इक्वल टू एक्स लाइन पर, जो कि उसने लाइन दे भी रखी है x माइनस वाई। तो इस लाइन में x ग्रेटर देन इक्वल टू y, देखो इस पर x और y बराबर है, अगर आप ऊपर जाओगे तो y बढ़ेगा x से, और नीचे आओगे तो y घटेगा x से, यानी x बड़ा हो जाएगा। तो इस लाइन के ऊपर ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो जितना भी रीजन है, ये सारा रीजन, इसमें क्या होता है x इज लेस देन y, और इस रीजन में क्या होता है x इज ग्रेटर देन y। तो ऊपर वाले रीजन में x लेस देन y और नीचे वाले रीजन में x ग्रेटर देन y। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी पॉइंट पर खड़े हैं, ऊपर जाएंगे तो y बढ़ेगा, तो y बढ़ेगा तो y की वैल्यू, क्योंकि इस पर x और y बराबर है, तो ऊपर जाओगे y बढ़ गया, x वही रहा, तो x इज लेस देन y, और नीचे आओगे तो y घट गया, तो x इज लेस देन y। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो x कहां से कहां तक आया, √2 से लेकर, x कम्स आउट टू बी फ्रॉम √2 से 2√2 के बीच में, तो ये आता है √2 से लेकर 2√2 के बीच में, और हमेशा कहाँ लाई करेगा सर, नीचे लाई करेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन y है। तो x और y जो भी पॉइंट्स होंगे वो यहाँ लाई करेंगे। क्यों? x है √2 से लेकर 2√2, और x कॉमा y जो पॉइंट होगा वो हमेशा इस लाइन के नीचे लाई करेगा। तो x को √2 लिया, तो y कहाँ होगा, इस लाइन के नीचे, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह x को यहाँ लिया, तो y क्या होगा, हमेशा इस लाइन के नीचे। तो कौन सा रीजन आ गया, ये वाला रीजन आ गया। अब दूसरा केस लेते हैं, केस 2। अगर मैं केस 2 लेता हूं, केस 2 में, केस 2, इफ x इज लेस देन y, तो आपके पास था 2√2, ये मॉड खुल जाएगा माइनस के साथ, y माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2√2। तो अब की बार आ गया y इज लेस देन इक्वल टू 2√2 इज लेस देन इक्वल टू 4√2 था शायद, इधर 4√2 था ना, हाँ 4√2 था भाई इधर। तो कितना हो गया 2√2, और इधर आ गया √2, यानी y की वैल्यू √2 और 2√2 के बीच में हो गई। कब? जब x लेस देन y हो। x लेस देन y कहां मिलेगा सर, इस पर x इक्वल टू वाई, y की वैल्यू लाई कर रही है √2 से लेकर, y √2 कहां होगा, जहां पर ये √2 पॉइंट आएगा। क्यों? ये पॉइंट है ये पॉइंट है √2 √2, तो y की वैल्यू √2 और y की वैल्यू 2√2, ये वाली वैल्यू होगी 2√2 और ये √2, और इसमें एरिया कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। क्यों? इस लाइन के ऊपर हो, और y कहां से कहां तक हो, √2 से लेकर 2√2 तक, तो ये वाला एरिया आ गया। अब ये एरिया अगर मुझे चाहिए तो एरिया, ये देखो ये क्या हो गया, एक बड़ा स्क्वायर हो गया और एक छोटा स्क्वायर हो गया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा जिसमें p लाई करेगा, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी, रिक्वायर्ड एरिया, ये समझ में आया ना, ये वाला एरिया कैसे आया, क्योंकि x लेस देन y है, x लेस देन y कहां होगा, उस लाइन के ऊपर होगा, यानी कि y जब √2 से 2√2 के बीच में होगा तो वो सारे पॉइंट आएंगे जो इसके ऊपर लाई करेंगे, इस लाइन के ऊपर, और y कहां से कहां तक, √2 से 2√2 के ऊपर, तो सारे पॉइंट ये वाले रीजन में आएंगे। क्या ये वाला पॉइंट आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हालांकि इसमें x लेस देन y है, लेकिन उस केस में y की वैल्यू 2√2 से बड़ी हो जाएगी, जबकि मैं y की वैल्यू 2√2 से छोटी चाहिए, तो इसलिए इस तरह का पॉइंट नहीं आएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया, बड़े स्क्वायर का एरिया माइनस छोटे स्क्वायर का एरिया, दैट इज 8 - 2। एक बार देख लो, बड़े स्क्वायर का एरिया ये 2√2 और ये √2 है ना, बिल्कुल। तो कितना आ गया सर, दिस कम्स आउट टू बी, हमारे पास आया था 2√2, हाँ √2 से 2√2, तो √2 का स्क्वायर और 8, तो कितना आ गया 6 आ गया। सो दिस एरिया 6 स्क्वायर यूनिट, सही आ गया। तो दैट इज द एरिया ऑफ द रीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर P। तो चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला प्रॉब्लम आपको खुद करना है, KTK3, दैट इज द थर्ड प्रॉब्लम। एक बार देख लें अच्छे से, वीडियो स्टॉप करके खुद करके देखें, और चलिए अब अगला प्रॉब्लम करते हैं। अगला प्रॉब्लम JEE मेंस में आ चुका है ये भी। तो JEE मेंस में ये प्रॉब्लम क्या पूछा गया था, लोकस ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3 इन दिस लाइन। आप जानते हैं ये क्या है, ये फैमिली ऑफ लाइंस है जो कि दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती है। तो मान लीजिए एक लाइन तो ये हो गई, और सपोज वी हैव दिस इज द सेकेंड लाइन। तो एक लाइन तो क्या है 2x -
3y इक्वल टू 4, और एक है x माइनस 2y इक्वल टू या प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के इंटरसेक्शन से गुजरने वाली आप जानते हैं इन्फाइनाइट लाइंस होंगी, और हमें 2,3 का इमेज लेना है उन सभी लाइंस में। तो जैसे जैसे इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन चेंज होगी तो इमेज चेंज होगा, इमेज चेंज होगा तो वो अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह चलेगा। तो जिस पाथ पर चलेगा वो पाथ हमें चाहिए। मान लो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाली एक लाइन है एल लैम्डा। सपोज दिस इज अ लाइन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस। वो कैसे मिलेगी, या एल के कह देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एल के क्या होगी, इट विल बी एनी लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। वो क्या होगी, दिस प्लस दिस, लैम्डा टाइम्स दिस, के टाइम्स दिस। तो ये एल के लाइन है, और यहां कहीं हमारे पास पॉइंट है 2,3। सपोज कहां ले लें, 2,3 यहां लिख लेते हैं। तो दिस इज 2,3, और मानते हैं कि इसकी इमेज इस लाइन में क्या है, h, k है इमेज। h, k is the image of this point in this line। तो इमेज का मतलब ये और ये बराबर है, ये पॉइंट है m और ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। तो आप गौर से देखें एक चीज, ये लाइन PQ की क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो अगर मैं इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कहीं पर भी जोड़ देता हूं, P से जोड़ दूं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं Q से जोड़ दूं, तो आप जानते हैं दोनों के दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे। यानी कि अगर ये पॉइंट R है तो मैं कह सकता हूं कि PR इज इक्वल टू QR, वेयर R इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ऐसा क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर ये एक लाइन सेगमेंट है और ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट उठाओ, उसे आप इन दोनों से जोड़ोगे तो हमेशा ये दूरी और ये दूरी बराबर आएगी। जैसे आपने इसको यहां जोड़ दिया तो ये और ये बराबर आएगा। अगर आपने उसे यहां जोड़ दिया कहीं पर भी तो ये दूरी और ये दूरी बराबर आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, दैट इज पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने चाहिए। तो 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं सेकेंड वाली इक्वेशन को। सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो ये गया, ये आ गया 4, ये आ गया सिर्फ y प्लस का y, और ये हो गया 6 माइनस का 2, यानी कि y की वैल्यू तो आ गई 2, y 2 हुआ तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1 आ गई या माइनस 1 आ गई, x की वैल्यू, y को रखा 2, माइनस 6 माइनस 2, x की वैल्यू आ गई 1, तो x कम्स आउट टू बी 1। तो यानी कि r के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 2। अब जब r के कोऑर्डिनेट्स 1, 2 हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये पी आर क्या होगा, इट विल बी पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस आर क्यू को क्या मान लें, h, k, क्योंकि हमें इसी का लोकस चाहिए। तो h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर, तो अपने पास आ गया h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर द लोकस इज लोकस ऑफ इमेज, लोकस ऑफ इमेज आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर। So therefore it is a circle centered at 1, 2 and radius root 2. So it is a circle of radius root 2. So that is the answer in this case. तो चलिए अब लास्ट प्रॉब्लम, ये आपका KTK4, ये आपको खुद करना है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, खुद करें। लास्ट में इसके सॉल्यूशंस भी देंगे। एक काम की बात, 3 लाइंस दे रखी हैं, ये 3 लाइंस अगर कॉन्करेंट हैं, then if these 3 lines are concurrent then this determinant कितना होता है, 0, यानी कोफिशिएंट्स को लेकर जो बनता है डिटर्मिनेंट वो 0 होता है। इसी के ऊपर जेईई एडवांस में एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम आया था 2008 में। बहुत अच्छी उम्मीद है कि आपको ऐसा प्रॉब्लम जेईई मेंस में भी दिखाई दे। क्या है, L1 है x प्लस 3y माइनस 5, L2 है 3x माइनस ky माइनस 1, और L3 है 5x प्लस 2y माइनस 12। एक तरीके से 4 सवाल हैं वैसे तो ये। तो पहली लाइन है x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की बजाय मैं ये लिख रहा हूं 5x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। और तीसरी लाइन है
3x माइनस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहला पार्ट है तीनों कॉन्करेंट कब होंगी, तो ये तीनों कॉन्करेंट तब होंगी जब दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरे पे लाई करे। एक चीज और बोल दूं यहां पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अगर तीन लाइंस कॉन्करेंट हैं तब ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो तीनों लाइंस का कॉन्करेंट होना जरूरी नहीं है। तो इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 then it does not mean essentially that the three lines are concurrent, but if three lines are concurrent then delta should be 0. Your test for concurrency would be point of intersection of two should lie on the third. तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं किस किस को, x प्लस 3y माइनस 5, x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा है, दूसरी लाइन क्या है, 5x प्लस 2y माइनस 12, 5x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या करें, पहली वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये हो गया 15 माइनस 2 13, 13 माइनस 25, 25 माइनस 13, तो y की वैल्यू तो आ गई 1, y 1 तो x आ गया 2, यानी कि POI ऑफ L1 एंड L3 इज 2,1, 2,1 हो गया। अब अगर तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं तो ये थर्ड सेकेंड लाइन पर भी लाई करना चाहिए, इट शुड लाई ऑन द सेकेंड लाइन एज वेल, क्योंकि अगर तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट मतलब तीनों एक ही पॉइंट से पास होती हैं, तो इफ 3 लाइंस आर कॉन्करेंट तो क्या होगा, तो यहां पर 2,1 लाइज ऑन L2 ऑल्सो, तो L2 पर लाई करेगा तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। L2 क्या है, 3 माइनस के वाई माइनस 1, 3x माइनस के वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई सर, k की वैल्यू आ गई 5। सो इफ k इक्वल टू 5 देन द लाइंस आर कॉन्करेंट। तो अगर तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं तो k की वैल्यू 5 हो गई, यानी इसका आंसर क्या हो गया, S। इफ वन ऑफ द लाइंस इज पैरेलल टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू, अब देखो ये दोनों तो पैरेलल नहीं है, तो L2 ही पैरेलल हो सकती है, तो अगर L2 पैरेलल है L1 के तो क्या होगा, A1 अपॉन A2 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस के, तो k की वैल्यू आ गई -9। और इसी तरीके से अगर L2 पैरेलल हो L3 के तो उस केस में क्या होगा, 5/3 इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस के, तो ये आ गया k की वैल्यू आ गई -6/5। तो यानी कि अगर एक लाइन, दो लाइंस के एक लाइन क्या लिख रखा है, वन ऑफ L1 L2 L3 इज पैरेलल टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू, तो हमारे पास k की वैल्यू -9 या -6/5, यानी इसका आंसर आ गया P या फिर Q, P या फिर Q। सो दैट इज द आंसर फॉर सेकंड। इफ L1 L2 L3 फॉर्म अ ट्राइंगल, अगर तीन लाइंस मिलकर ट्राइंगल बनाती हैं तो आपको पता होना चाहिए तीन लाइंस मिलकर ट्राइंगल कब बनाएंगी। 3 लाइंस कैन फॉर्म अ ट्राइंगल, 3 lines form a triangle if, कब बनाती है भाई 3 लाइंस मिलकर ट्राइंगल, if they are not concurrent, if they are not concurrent, पहली बात तो concurrent नहीं होनी चाहिए, and also no two lines are parallel, lines are पैरेलल। तो ध्यान रखें 3 लाइंस मिलकर ट्राइंगल कब बना सकती हैं, जब तीनों की तीनों कॉन्करेंट, जब इफ दे आर नॉट कॉन्करेंट एंड इफ नो 2 लाइंस आर पैरेलल, यानी कि अगर मुझे ट्राइंगल चाहिए तो k की वैल्यू 5 नहीं हो सकती क्योंकि कॉन्करेंट है, k की वैल्यू -9 नहीं हो सकती, और k की वैल्यू -6/5 नहीं हो सकती, यानी k कैन नॉट बी 5 -9 और -6/5। तो उस केस में मैं कह सकता हूं, कि ना तो 6/5 -9 ना 5, तो इसका आंसर हो जाएगा R। फिर लिख रखा है इफ दे डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल नहीं बनता तो फिर क्या होगा, तो फिर उस केस में ट्राइंगल नहीं बनता तो क्या होनी चाहिए, या तो कॉन्करेंट होनी चाहिए या पैरेलल, यानी आंसर आ गया P Q और S, P Q और S, ये आ जाएगा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी किया ये प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि टाइम हो गया है, तो
आप ये समझ जाएं कि ट्राइंगल, यानी कुल मिलाकर ये सवाल मैंने क्यों लिया, दो इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी थी। पहली तो ये कि अगर तीन लाइंस कॉन्करेंट है तब ऐसा होता है, ऐसा होने का मतलब तीन लाइंस कॉन्करेंट हो जरूरी नहीं है। दूसरी बात, श्योर टेस्ट फॉर कॉन्करेंसी क्या होता है कि दो का इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरे पर लाई करे, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तीन लाइंस मिलकर ट्राइंगल कब नहीं बनाएंगी, कब बनाएंगी जब या तो वो तीनों कॉन्करेंट ना हो या फिर कोई भी दो लाइंस पैरेलल ना हो, तब जाकर उन तीनों से क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। तो यहां पर लास्ट में दे डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल जब ये कॉन्करेंट हो या फिर पैरेलल हो जाए। तो ये आ गया आंसर। तो दैट इज इट, दैट इज ऑल। और ये रहा आपका KTK 5। वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को फिर से खुद से करके देखें। ये रहा आंसर्स टू ऑल द KTKs, यानी खुद ट्राई करो। उन सबके आंसर्स ये हैं, अपने अपने आंसर्स टैली कर लें और नीचे अब कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताएं कि आपके आंसर्स क्या हैं और 20 में से आपको कितने मार्क्स मिले। मैं जरूर देखना चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और कुछ आपके दिल डेफिनेटली मुझे मिलते रहते हैं, लाल लाल रंग के मिले तो और अच्छा है, और अच्छा लगता है, टीचर को भी बढ़िया लगता है, और हमारा जो ये दिल से दिल का रिश्ता है और मजबूत होता है। तो चलिए मिलकर आगे बढ़ेंगे, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं, थैंक यू।